नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का द काउंटेबल यूट्यूब चैनल पे। जी, इस वीडियोस में इन दिस वीडियो वी कंप्लीट स्टडी अबाउट हिस्टेरेसिस। आप लोग जब इलेक्ट्रिकल मशीन या किसी भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो ये हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस से कभी कभी न्यूमेरिकल्स थ्योरेटिकल्स बहुत आते हैं। इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग हिस्टेरेसिस के देखने वाले हैं। व्हाट इज हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस क्या होते हैं। हिस्टेरेसिस सिर्फ लॉस जानने से नहीं है कि हिस्टेरेसिस होता क्या है, उसके साथ साथ कंप्लीट बिहेवियर ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व। आप लोग जो ये वाला हिस्टेरेसिस कर्व देख रहे हैं, इस कर्व के कंप्लीट हम लोग बिहेवियर को चेक करेंगे। साथ ही साथ एक टर्म आता है रिटेंटिविटी और कोरेसिटिविटी, इस टर्म को देखेंगे। हम लोग बीएच कर्व को कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं कि बीएच कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है, बीएच कर्व सेचुरेट क्या होता है और किस मटेरियल के लिए बीएच कर्व किस तरह से होते हैं। साथ ही साथ हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में भी देखने वाले हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस सिर्फ और सिर्फ एसी में ही क्यों होते हैं, डीसी में क्यों नहीं होते हैं, ये भी देखने वाले हैं। साथ ही साथ हिस्टेरेसिस कर्व को ड्रॉ कैसे किया जाता है, ये जो आप कर्व देख पा रहे हैं इस कर्व को ड्रॉ कैसे किया जाता है, हम लोग इस चीज़ के बारे में भी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, लेकिन अगर एक बार आज इस वीडियोस को आप लोग देख लेंगे तो दोबारा आपको इस कंटेंट में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। हिस्टेरेसिस रिलेटेड कंटेंट में कभी कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। इन टॉपिक को हम लोग इस वीडियोस में कवर किए और कंप्लीट डिटेल में आपको समझाया गया है। मैं आपको डेमो दिखा दूं, ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह से रफ कर करके आप लोगों को समझाया गया है। बहुत ही आप देख पा रहे हैं कितनी मेहनत से रफ करके आपको समझाया गया है, ये देख पा रहे हैं। तो ये वीडियोस को आप लोग कंप्लीट देखें और अपने हिस्टेरेसिस से जितने भी डर है, ये पार्ट 1 है, जितने भी डर है उसे आप लोग कंप्लीट करें। ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करने वाले हैं। तो जाइए आप लोग इस वीडियोस को कंप्लीट देखिए और फिर आपको वीडियोस कैसा लगता है अंत में अपने कमेंट जरूर ड्रॉप करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियोस में पूरा हिस्टेरेसिस के बारे में। हम लोग इस वीडियोस में हिस्टेरेसिस से जुड़े हुए बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस को आज क्लियर करेंगे। हिस्टेरेसिस लूप बनते कैसे हैं, हिस्टेरेसिस लॉस एक्चुअल में होता क्या है, और उनसे जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं हम लोग उन सभी न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। और उम्मीद है इस वीडियोस के बाद से आपके कोई भी सवाल, खासकर हिस्टेरेसिस से कोई सवाल नहीं छूटेंगे। और मैंने बहुत सारे जगह से मटेरियल कलेक्ट किया है और इस वीडियोस में आज आप लोगों को समझाते हुए मैं इसे बनाऊंगा। सबसे पहले हिस्टेरेसिस की मैं बात करता हूं। मैं आपके सामने ये पीडीएफ जो बैक में आपको दिख रही है, ये पीडीएफ आप लोग को अपलोड हो जाएंगे, ये पीडीएफ, बट मैं आपको यहाँ से समझाते हुए चलता हूँ हिस्टेरेसिस के बारे में। आप लोग पढ़े होंगे बार बार मटेरियल में हिस्टेरेसिस लॉस और पढ़ते हैं हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हिस्टेरेसिस के कंटेंट देखने वाले हैं, हिस्टेरेसिस ग्राफ के कंटेंट देखने वाले हैं। सबसे पहले हिस्टेरेसिस पढ़ने के लिए मैं आपको इस वीडियोस में बता दूं, हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में बीएच कर्व पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ने वाले हैं। ये दो हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इन किन किन क्वांटिटी पे ये सब डिपेंड करते हैं और किन किन के वेरिएशन से ये सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर करना चाहूँगा। वो बेसिक टर्म है बी और एच। बी के बारे में मैं कुछ इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। बी क्या है, यह है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है बी। और इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं फ्लक्स अपॉन एरिया। और अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं तो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग अदर टर्म में क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एक टेस्ला कहते हैं। ये तीनों आपको क्लियर होने चाहिए बी के बारे में। अब एक और चीज़ यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है। इन चीज़ों का आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट एक टर्म होता है एच। एच को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एच को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। और एच बराबर होती है, आप लोग पढ़ते होंगे, NI अपॉन L होती है। और इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो ये हो गया एम्पियर टर्न्स पर मीटर। क्या होते हैं, एम्पियर टर्न्स पर मीटर इसके यूनिट होते हैं। और एच हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है।
आइए इन इन बेसिस पे सबसे पहले हम लोग इस बेसिस पे ड्रॉ करते हैं हम लोग क्या चीज़ को, बीएच कर्व ड्रॉ करते हैं। और बीएच कर्व ड्रॉ करने के लिए एक टर्म आएंगी मैग्नेटिक डायपोल्स या मैग्नेटिक डोमेन्स। इसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोग को एक छोटा ब्रीफ में बता दूं। सबसे पहले आप लोग मानिए ये एक नॉर्मल पीस ऑफ मटेरियल है, कोई भी पीस ऑफ मटेरियल है। हर एक मटेरियल के अंदर एक स्ट्रक्चर्स होती है, जो वो स्ट्रक्चर्स पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। और अगर वो मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके मैक्सिमम अलाइंड, अलाइंड मतलब होता है किसी एक डायरेक्शन में अलाइंड है। और ये आप देख रहे हैं जैसे एक मटेरियल है, मान लेते हैं इसमें कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह, मतलब रेंडम है। एक नॉर्मल मटेरियल है जिसमें कि मैग्नेटिक जो उसके डायपोल्स है वो एक रेंडम पोजीशन में है, किसी वो फिक्स्ड एक ओरिएंटेशन नहीं आप देख पा रहे हैं, किसी का डायरेक्शन उल्टा, किसी का सीधा, इस तरह से है, यही होते हैं। और जब हम इसमें एक्साइटेशन देंगे, जब हम इसी मटेरियल में, सेकेंड केस इसी मटेरियल में हम एक एक्साइटेशन देते हैं, एक बैटरी लगाए और इस बैटरी से हम लोग एक एक्साइटेशन देते हैं, यानी क्या दे रहे हैं हम लोग, आई करंट दे रहे हैं। जब हम लोग इसमें एक्साइटेशंस देते हैं तो इसके जितने भी मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो एक किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, जितने भी फ्लक्स है वो किसी एक सेम डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि इस केस में जितने भी रैंडम डायपोल्स थे, मैग्नेटिक डायपोल्स, वो एक्साइटेशन देने के बाद वो सभी किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो गए हैं। अब इसी बेसिस पे हम लोग ड्रॉ करेंगे बीएच कर्व। सबसे पहले बीएच कर्व में हम लोग बीएच कर्व का मैं एक नाम बता दूं। बीएच कर्व का अलग से एक नाम है, इसी को हम लोग मैग्नेटाइजेशन कर्व भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियोस थोड़े से लंबे जा सकते हैं, बट हमें पूरी भरोसा है कि अगर आप इस वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपको हिस्टेरेसिस और बीएच कर्व से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत सवाल में नहीं आएंगी, किसी भी एग्जाम के सवाल में, चाहे वो कितना भी क्वेश्चन में ट्विस्ट क्यों ना कर दें। इसीलिए बीएच कर्व के बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। आइए हम लोग बीएच कर्व ड्रॉ करते हैं। ये एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं सबसे पहले एच और बी। आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि बी एच कर्व किस किस के बीच में प्लॉट किया जाएगा, बी और एच के बीच में प्लॉट किया जाएगा। एक और चीज़ अभी हमने देखा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है, यानी कि इसे हम फाई भी लिख सकते हैं और इसे हम लोग आई भी लिख सकते हैं। यानी जब हम करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, और जब हम एच बढ़ाएंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब एक और चीज़ की हम बात करते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग कंडक्टर की परिभाषा पढ़ते हैं, या हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, एक गुड मैग्नेटिक मटेरियल का परिभाषा क्या जानते हैं कि उसमें मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा। लेकिन किसी भी मटेरियल की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो एक कैपेसिटी तक ही मतलब फ्लक्स जनरेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक्साइटेशन देते जाएंगे फ्लक्स बनाते जाएगा, जी नहीं, वो एक लिमिट तक ही फ्लक्स जनरेट कर सकता है, और उसके बाद हम कितना भी एक्साइटेशन देते हैं और उसमें चेंजेस नहीं आता है। इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। सेचुरेशन पॉइंट है मतलब कि अगर उसको एक्साइटेशन दे रहे हैं और रिस्पॉन्स हमें कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब वो सेचुरेट कर गया है। तो ये है बी एच कर्व, यानी जब हम बी को देखेंगे तो एच के साथ देखेंगे और फाई को देखेंगे तो आई के साथ देखेंगे। क्लियर है? आइए अब हम लोग अलग अलग मटेरियल के लिए कुछ कुछ देखते हैं। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि सीआरजीओ स्टील के बारे में देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा और आपको आज पता भी चलेगा कि क्यों हम लोग सीआरजीओ को इतना प्रीफर करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आप लोग को पहले अच्छे से ड्रॉ कर दूं ये, और इसी तरह अलग अलग मटेरियल के लिए भी है। ठीक, अब मैं ज़्यादा नहीं 3 ले रहा हूँ, और मैं आप लोग को साथ ही साथ बताते ही चलूँ कि ये किस किस का है। ये सीआरजीओ का ये सीआरजीओ का है। साथ ही साथ इसके नीचे जो है ये माइल्ड स्टील का है, माइल्ड स्टील का, और ये कास्ट स्टील का है। ठीक, अब देखिए ये जो जोन आप देख पा रहे हैं, ये जोन यहाँ से लेके यहाँ तक का जोन, ये जोन ये लीनियर है।
आप देख पा रहे हैं। बट आफ्टर दैट यानी इसके बाद ये सेचुरेट हो गया है, ये क्या हो गया है, सेचुरेट हो गया है। यानी सेचुरेट कहने का मतलब है कि इधर इस डायरेक्शन में एच हमारा बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में बी बढ़ रहा है। तो इस रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक के जिस रीजन है कि जब हम एच को बढ़ा रहे हैं यानी कि हम आई बढ़ा रहे हैं, एच या आई दोनों बढ़ रहा है, तो इधर फ्लक्स भी जनरेट हो रहा है और देख रहे हैं लीनियर बढ़ रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स कुछ देर के बाद जब वो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच गया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि एच को हम लोग बढ़ा भी रहे हैं, एच बढ़ रहा है बट बी नहीं बढ़ रहा है, वो भी सेचुरेट हो गया। इसी पॉइंट को हम लोग सेचुरेट कहते हैं। अब बात आती है कि हम लोग सीआरडीओ यूज क्यों करते हैं। तो देखिए क्यों यूज करते हैं। सेम एक्साइटेशन पे कास्ट स्टील देखिए कितना बनाया, कितना मैग्नेटिक कितना फ्लक्स बनाया। सेम एक्साइटेशन पे माइल्ड स्टील देखिए कितना बनाया और सेम एक्साइटेशन पे सीआरडीओ देखिए मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट किया। तो इसीलिए सीआरडीओ बेस्ट है कि सेम एक्साइटेशन पे वो बेस्ट फ्लक्स देता है। सीआरडीओ कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेशन, ये एक इसका फुल फॉर्म है। आप लोग इसके बारे में पढ़े भी होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो नेक्स्ट जो वीडियोस की सीरीज आएगी उसमें हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो ये थी बीएच कर्व। अब एक टर्म आती है कि ये तो हो गया बीएच कर्व आयरन के लिए, आयरन के ही टाइप्स है। एयर का जो बीएच कर्व होता है वो लीनियर होता है, यानी कैसा होता है, लीनियर। बीएच कर्व जो है वो लीनियर फॉर एयर के लिए होता है। ये तो कोड है, किसी न किसी प्रकार का मैग्नेटिक कोड है, चाहे वो आयरन हो या एल्युमिनियम, किसी भी एक मटेरियल है जिस कारण से ये सेचुरेट कर जा रहे हैं। बट एयर में तो बहुत सारे पार्टिकल्स है, जितना हम एक्साइटेशन देते जाएंगे ये उतना एक्सटेंड करता जाएगा। तो ये रह गया लीनियर फॉर एयर। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे बनता है हमारा हिस्टैरिसीस कर्व, क्योंकि हमारा हिस्टैरिसीस कर्व भी इसी सीआरजीओ मटेरियल्स की ओरिएंटेशन जो आप देख रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग बनने वाला है। उम्मीद करते हैं इसमें अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। याद रखिएगा बीएच कर्व लीनियर होता है किसके लिए, एयर के लिए, बाकी सेचुरेट कर जाता है मटेरियल के लिए। और सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा है, सीआरजीओ है। आप लोग देख पा रहे हैं सेम एक्साइटेशन पे सबसे ज़्यादा फ्लक्स भी जनरेट करता है ये, इसीलिए ये बेस्ट है और हम लोग इसे मशीन में यूज भी करते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। आइए नेक्स्ट अब हम लोग बीएच कर्व के बारे में देखते हैं। बीएच कर्व के बारे में हम लोग देखते हैं। अब बीएच कर्व हम लोग देखा, अब हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में देखते हैं। हिस्टैरिसीस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हिस्टैरिसीस का मैं डिफिनेशन भी आपको बाद में बताऊंगा और बताना भी नहीं पड़ेगा, वो डिफिनेशन आप खुद समझ जाएंगे कि हिस्टैरिसीस फेनोमेना क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होती हैं, सारी चीज़ें। मैं बस आपको एक ग्राफ कैसे बनना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए हमारे पास दो तरह के एक्साइटेशन होते हैं। एक एक्साइटेशन होते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है डीसी एक्साइटेशन। डीसी एक्साइटेशन में आपको पता है कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। अगर करंट जैसे वो टाइम के साथ अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है या इन्फिनिटी टाइम तक किसी एक फिक्स डायरेक्शन में रहता है। लेकिन हमारे पास है एसी एक्साइटेशन। एसी एक्साइटेशन में आपको पता है कि ईच हाफ साइकिल, प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ये देखिए जैसा कि आप लोगों के सामने दिख रहा है। तो हम लोग ये भी पता है हिस्टैरिसीस लॉस डीसी में नहीं होते हैं, एसी में होते हैं। एसी में क्यों होते हैं ये भी आप इस वीडियोस के आगे तक खुद समझ जाएंगे। आइए हम लोग एसी एक्साइटेशन के साथ हिस्टैरिसीस कर्व यानी बीएच कर्व को स्टडी करते हैं। मैं इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये पॉइंट का नाम मैंने ओ दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने ए दिया स्मॉल ए, इस पॉइंट का नाम मैंने स्मॉल बी दिया, और जब निगेटिव मैक्सिमम पे है इसको मैंने सी दिया, और फिर इस पॉइंट को नाम मैंने डी दिया। इस तरह से मैं कुछ इस पॉइंट्स के नाम दे दिया हूँ ताकि, और ये एक करंट है। अब मैं इसी बेस पे बीएच कर्व आगे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए कि बीएच कर्व के लिए देख पा रहे हैं ये क्या है, एच है और ये बी है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगी। आइए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब हम लोग सिर्फ जो अभी बीएच कर्व का कंसेप्ट पढ़े हैं उसी कंसेप्ट में हम लोग आगे मूव करते हैं। जब हम मान लेते हैं कि एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है, इसमें अभी एसी एक्साइटेशन दिए जा रहे हैं,
ठीक, एसी एक्साइटेशन। आपको पता है कि ईच हाफ साइकिल के बाद करंट के डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव होते हैं। यहाँ पे चलिए अब पहले दिए, मान लिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, पहले केस को हम लोग I1 कह रहे हैं, ऊपर वाले को एक्साइटेशन देना स्टार्ट किए। जैसे ही एक्साइटेशन मिला, BH कर्व में आप लोग को पता है वो कर्व आगे चलना स्टार्ट हो जाएगा, और आफ्टर सम टाइम्स जैसे ही वो O से स्टार्ट हुआ, ए पे पहुंचा, ए पे पहुंच के अब वो सेचुरेट की ओर चल दिया है, और हमारा ग्राफ भी यहाँ एक्साइटेशन वाला वो लेके ए तक पहुंच गया है। आई थिंक आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। साथ साथ अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो ही आप BH कर्व को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे ही आपका AC एक्साइटेशन O से लेके A पे बढ़ने यानी अपने पीक वैल्यू के पर पहुंचता है, उसी समय हमारा BH कर्व में B भी H के बढ़ने के कारण हमारा B भी बढ़ के A के पॉइंट पे पहुंचता है और सेचुरेशन लेवल तक चला जाता है। आफ्टर दैट हमारा एक्साइटेशन अब डाउन होना स्टार्ट होगा, पीक से जीरो पे लौटना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है साइनसॉइडल फंक्शन या AC का ये नेचर है। तो ये जब घटना स्टार्ट होता है तो ये भी हमारा घटेगा, क्योंकि हमारा H यहाँ देखिए, हमारा H बढ़ के यहाँ तक आया। अब ये घटना स्टार्ट हुआ, H मैं पहले ही बताया था, इसको आप लोग I भी समझ सकते हैं और इसको आप लोग फाई भी समझ सकते हैं। तो जब करंट का जो ग्राफ है अब डाउन होना स्टार्ट हुआ, तो ये भी बैक होना स्टार्ट होता है, ये भी गिरना स्टार्ट होता है, और ये जब गिर के B पे पहुंचता है उस समय ये यहाँ पहुंचता है। आप लोग क्या देख रहे हैं कि जब एक्साइटेशन एक प्योर मटेरियल में आपने O से देना स्टार्ट किया था, तो वो एक O से यानी कि 0 पॉइंट से ऑरिजिन से बढ़ना स्टार्ट किया, और वो बढ़ के अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा जहां वो सेचुरेट होते हैं। बट जैसे ही करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है और वो नीचे 0 तक आने लगती है, तो उस केस में मैग्नेटिक जो डेंसिटी है B, वो भी 0 की ओर आने की टेंडेंसी रखता है। बट जिस समय करंट 0 हो रहा है, जिस समय हमारा एक्साइटेशन 0 हुआ है B पे, उस समय यह 0 नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है इस बीच में कुछ यहाँ गैप एक दिख रहा है। इस गैप के को क्या नाम से जाना जाता है, मैं वो भी बताने वाला हूँ। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फिर हमारा करंट का जो एक्साइटेशन है, वो हमारा एक्साइटेशन निगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और निगेटिव पीक की ओर बढ़ रहा है। जब निगेटिव पीक की ओर बढ़ता है तो हमारा ये ग्राफ जो है आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आया C की तरफ, यानी कि इसको तब खींच के यहाँ पे B 0 हुआ, और सिमिलरली फिर ये निगेटिव पीक पे पहुँचा, और इसी तरह से ये प्रोसेस को बार बार AC है तो बार बार किया जाता है। अब मैं एक एरो दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, 0 से मेरा ग्राफ इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुँचा अपने मैक्सिमम पॉइंट तक, वहाँ से घटा, जब रिटर्न पाथ अपना फॉलो करने लगा A से लेके B तक पहुँचा। जब हमारा एक्साइटेशन यहाँ B पे पहुँचा तो हमारा ये हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी वाला ग्राफ है वो यहीं पहुँचा है। फिर जब मेरा निगेटिव मैक्सिमम पे पहुँचा, उस समय जो हमारा ग्राफ है हिस्टैरिसीस वाला, वो B मेरा 0 हो गया है, और फिर ये इस पॉइंट को D नाम देते हैं, इसे E नाम देते हैं, F, इस तरह से उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग रख देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको मैं अलग कलर से डिनोट कर दे रहा हूँ, B मैक्स है। ठीक, अब यहाँ पे आप दो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से एक बार पेन रख के बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान बिल्कुल रखेंगे। जब हमने AC एक्साइटेशन दिया, अगर DC एक्साइटेशन देते तो क्या होता, DC एक्साइटेशन किसी एक डायरेक्शन में ही चलते रहता, और वो चलते रहता तो हमारा ये भी जो है ये आगे जाके सेचुरेट हो जाता, हमारा फिक्स हो गया रहता, नहीं चेंज होता। बट हमने एक्साइटेशन कैसा दिया है, अल्टरनेट दिया है, वो आफ्टर समटाइम्स आफ्टर ईच हाफ साइकिल वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो यहाँ से पहले उन्होंने मान के चलिए O से A तक बढ़ना स्टार्ट किया, सिमिलरली हमारा जो लीनियरली यहाँ तक कुछ बढ़ा और अपने A पॉइंट पे जाके सेचुरेशन पॉइंट पे पहुँचा। उसके बाद जब हमारा करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, यानी कि वो नीचे की ओर गिरने लगा, उसी के साथ साथ मेरा फ्लक्स का ये भी गिरने लगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ एक्साइटेशन 0 हो गया है, बट हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है कुछ ना कुछ अभी बचा हुआ है, ये इतना बचा हुआ है, ये 0 नहीं हुआ है, ये 0 नहीं हुआ है। उसके बाद जब हम निगेटिव डायरेक्शन में करंट हमारा पीक की ओर जाने लगा, यानी निगेटिव मैक्सिमम की तरफ करंट हमारा जाने लगा,
तो फिर ये बी का ग्राफ नीचे आया और फिर इस अपने आप को जीरो कर लिया और फिर सिमिलरली फिर ये बढ़ना स्टार्ट किया और इस पॉइंट से ये फिर अपने निगेटिव सेचुरेशन पॉइंट पे आके ये फिर लौट गया। इसी अल्टा अपना साइकिल कंप्लीट किया, इसीलिए हिस्टेरेसिस लूप भी अपना साइकिल इस तरह से कंप्लीट किया और फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, फिर वो यही प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये चलता रहेगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब इस ग्राफ में हम लोग दो बातें को डिस्कस करते हैं। आपको हिस्टेरेसिस लूप क्लियर हुआ होगा और हिस्टेरेसिस लॉस है क्या, इसी चीज़ पे हम आप बात करते हैं। आप लोग डिफिनेशन में देखेंगे, आइए आप लोग को मैं अब डिफिनेशन दिखाता हूँ। लिखा है व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, यहाँ पे देखिए जीरो हो गया, यानी कि मान लीजिए रिमूव हो गया। द डोमेन्स विल स्टे लाइंड अप टुगेदर इन सेम डायरेक्शन, यानी कि जब हम एक्साइटेशन को हटा भी ले रहे हैं तो सारे के सारे देख रहे हैं फ्लक्स जीरो नहीं हो जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बचे हुए हैं। जैसे ही एक्साइटेशन हमारा जीरो पे पहुंचा लेकिन कुछ ना कुछ हमारा ये फ्लक्स डेंसिटी बचा रह गया। वही कहता है कि the domains will stay lined up together in the same direction. The domains do not instantly return to normal. देख रहे हैं ये तुरंत रिटर्न होकर नॉर्मल पोजीशन पे नहीं पहुंचा, कुछ ना कुछ बचा हुआ है। इसी टेंडेंसी जो है, इसी दिस टेंडेंसी टू स्टे अलाइंड इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। इसी फेना को हिस्टेरेसिस कहते हैं। यानी कि जिस रेट से वो बढ़ा था उस रेट से घटा नहीं। जब एक्साइटेशन मेरा घटने लगा लेकिन वो हमारा इस रेट से नहीं घटा और कुछ ना कुछ बचा रह गया, इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए एसी के केस में हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी वो कितना होता है, 50 हर्ज होता है, यानी एक सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है। और अब समझिए कि एक सेकेंड में 50 बार ये आ रहा होगा, इस चल रहा होगा, ये भी 50 टाइम्स बन रहे होंगे और तुरंत तुरंत रिवर्स हो नहीं रहे होंगे। इसीलिए मैग्नेटिक रिवर्सल, वो जो ईच हाफ साइकिल के बाद रिवर्सल होना हो रहा है, मैग्नेटिक रिवर्सल ईच साइकिल के बाद, इसी मैग्नेटिक रिवर्सल के कारण जो एनर्जी लॉस होती है इसी को हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। क्या हिस्टेरेसिस लॉस, यही जो साइकिल एक सेकंड में 50 बार बनती है, यही 50 बार जो ये रिवर्स होना पड़ता है, ये जो अपने मैग्नेटिक डायपोल्स इसके अंदर बने हैं, ये ईच हाफ साइकिल के बाद जो इसको अपने डायरेक्शन चेंज करने पड़ेंगे, इसी के ड्यूरेशन में जो कुछ एनर्जी लॉसेस होती है उसी लॉस को हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। आई थिंक आपको हिस्टेरेसिस लॉस बिल्कुल ही क्लियर हो गए होंगे। और ये डीसी में क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डीसी सप्लाई देंगे तो वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा और सीधे चलता रहेगा। और हमने अभी क्या बोला कि जब तक रिवर्सल नहीं होंगे हिस्टेरेसिस लॉसेस नहीं होंगे। तो आपको ये भी पॉइंट काफ़ी क्लियर हुए होंगे। आइए अब हम लोग इसमें दो टर्म को देखते हैं। सबसे पहले कि जब एक्साइटेशन जीरो हुआ उस समय एक वो भी एक क्वांटिटी बचा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिमेनेंस कहते हैं। रिमेनेंस, देखिए रिमेन होता है शेष बचा रह जाना, उसी टर्म से रिमेनेंस जुड़ा हुआ है। और इस टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस टेंडेंसी को हम लोग रिटेंटिविटी कहते हैं, रिटेंटिविटी कहते हैं। देखिए आप लोग को इस पीडीएफ में सारा कुछ लिखा हुआ है, बाइलिंगुअल लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के भी खुद समझ सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग रिटेंटिविटी कहते हैं। इसको हम लोग किस टर्म में मेजर करेंगे, इसको हम लोग बी के टर्म में मेजर करेंगे, ये भी याद रखिएगा। ये और इसको हम लोग बोले तो क्या कह सकते हैं, अगर इमिनेंस के बारे में हम लोग को एक पॉइंट लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट एच बराबर जीरो, कि जब एच हमारा ये बढ़ रहा था फिर एच जब घट के मेरा जीरो हो गया उस समय जो हमारा ये बचा रह गया कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिमेनेंस। और इस टेंडेंसी को हम लोग रिटेंटिविटी कहते हैं, जिसे जनरली हम लोग किस टर्म से डिनोट करते हैं, बी आर से डिनोट करते हैं रिटेंटिविटी को। आइए एक और जगह है उसे हम लोग देखते हैं। अब इस टर्म को देखते हैं, ओ से लेके सी के टर्म को देखते हैं। ओ से सी के टर्म को ये हम लोग देखते हैं। ओ से सी के टर्म को मैं पहले बता दूं, कोरिसिटिविटी कहते हैं, कोरिसिविटी कहते हैं। अब ये है क्या, ये देखिए कि जब हमारा H जीरो था उस समय कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बची हुई थी, बट इस मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को जीरो करने के लिए जितना अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ रहा है, इस यहाँ जो बी पॉइंट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो कुछ बचा हुआ है जिस समय जीरो था, बट इसे जीरो करने के लिए कुछ निगेटिव डायरेक्शन में जो फोर्स लगाना पड़ रहा है, यानी निगेटिव डायरेक्शन में जो एच बढ़ रहा है, इसी को हम लोग कोरेसिव फोर्स कहते हैं, इसी को हम लोग कोरेसिव
फोर्स कहते हैं। और इसके लिए अगर मैं टर्म लिखूं तो लिख सकता हूं इसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ देखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, ये सारे चीज़ आपको पीडीएफ में लिखे मिलेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ एच व्हेन बी बिकम्स जीरो। अब दो टर्म समझिए, जब h बिकम जीरो पे, जब h जीरो होता है उस समय जो b बचा है उसे हम लोग रिमिनेंस कहते हैं या रिटेंटिविटी कहते हैं। और जब b जीरो हो रहा है उस समय जितना h बचा उसे हम लोग कोरिसिविटी कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये कोरिसिविटी और रिटेंटिविटी ये दोनों टर्म क्लियर हुए होंगे। ये देखिए, ये है हमारा कोरिसिव फोर्स भी कहते हैं या कोरिसिविटी भी कहते हैं। इसको हम लोग hc से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग br से डिनोट करते हैं। आई थिंक आप लोगों को हिस्टेरिसिस लूप के बारे में काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम लोग पीडीएफ में से क्विकली देख लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा हिस्टेरिसिस, मैंने ये डिफिनेशन समझाया। व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड द डोमेन्स विल स्टे लाइंड अप टुगेदर इन सेम डायरेक्शन। आपने देखा कि जैसे हम लोग एक्साइटेशन हटा भी लेते हैं फिर भी बी जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ बचा है। द डोमेन्स डू नॉट इंस्टेंटली रिटर्न टू नॉर्मल, नहीं लौटा था नॉर्मल पोजीशन पे, देख रहे हैं ये लौट के नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आया, कुछ ना कुछ बचा रह गया। दिस टेंडेंसी टू स्टे अलाइंड इज कॉल्ड, इसी टेंडेंसी को हम लोग हिस्टेरिसिस कहते हैं। और हमने सबसे पहले BH कर्व के बारे में आपको समझा दिया और उसके बाद हम लोग हिस्टेरिसिस कर्व के बारे में देखें। ये दोनों टर्म भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से मैंने समझा दिया कि ये BH कर्व कैसे कैसे एक्साइटेशन वैरी करने के साथ चेंजेस होते हैं। ये सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होंगे। अब नेक्स्ट है कि नेक्स्ट हम लोग इसी ग्राफ में जो भी बातें मैंने अभी बोल के समझाई वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। इनिशियली जब एक्साइटेशन देना स्टार्ट करते हैं तो बी भी लीनियर, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी लीनियर बढ़ता है, ये देखिए लीनियर बढ़ रहा था। और फिर ए तक जाते जाते सेचुरेट, यानी इस ए पॉइंट तक जाते जाते सेचुरेट हो जाता है, ये क्या OA टर्म है। फिर जब साइनोसॉइडल एक्साइटेशन, इस एक्साइटेशन की बात कर रही है, अपने पीक वैल्यू से वापस, पीक वैल्यू यानी ये जो पीक वैल्यू है यहाँ पे, इससे वापस आना, आके जीरो पे आती है यानी इस पॉइंट पे। बट मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी उस टाइम पे उस रेट से नहीं घटा और कुछ ना कुछ बचा रह गया। अर्थात जब एक्साइटेशन घट के जीरो हो जाता है तब भी कुछ फ्लक्स डेंसिटी कितना, तो वो भी बचा रहता है। इसी बचे हुए फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग रिमिनेंस कहते हैं। आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप समझे होंगे और नहीं समझे तो वीडियोस को थोड़ा बैक करके आप लोग ज़रूर समझेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि रिमिनेंस क्या होता है। तो रिमिनेंस हम लोग देख रहे हैं, PDF आपको पूरा सटीक मिलेगा। इसी जो कुछ बचे हुए रह गया इसी को हम लोग रिमिनेंस कहते हैं और इस टेंडेंसी को रिटेंटिविटी कहते हैं। प्रीवियस ग्राफ में आपने देखा था वो भी क्या है, रिमिनेंस है। ये रिमिनेंस क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट H बराबर जीरो। H बराबर जीरो पे जो क्वांटिटी है उसे ही हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जब H बराबर जीरो पे जो बचा उसी को रिमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट, जब एक्साइटेशन निगेटिव पिक की ओर, यानी कि निगेटिव पिक कहने का मतलब ये निगेटिव पिक कहने का मतलब है हमारा ये, जब ये C की तरफ बढ़ रहा है, इस निगेटिव पिक की तरफ बढ़ रहा है, उस समय मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जीरो होता है। अर्थात फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करने के लिए जितना अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ता है उसे ही कोरिसिविटी कहते हैं। ये देखिए OC ग्राफ में आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो OC टर्म है यही हमारा क्या है, कोरिसिविटी है। और ये होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी H व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिकम जीरो। ठीक, अब कुछ इसमें नोट पॉइंट है, उसको भी हम लोग इसी वीडियोस में देखते हैं। ये वीडियोस थोड़ा लंबा हो गया है तो इस वीडियोस के पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं। ओवरव्यू आप देख ले, एरिया, उसके अंडर का एरिया देखने वाले हैं, किस तरह के मटेरियल के लिए हिस्टेरिसिस लूप कैसा होता है वो देखने वाले हैं, फिर ट्रांसफार्मर कोड के लिए, और साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं कि उनका वेरिएशन क्या होता है, कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोग बने रहें, हम लोग ज़रूर इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इन सभी चीज़ों को देखेंगे। आप लोग को वीडियोस कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिस्पांस दें, और मैं इसी तरह से नए कुछ छोटे छोटे टॉपिक पे अपने वीडियोस बनाते रहूँगा। धन्यवाद।